उत्तर प्रदेश का चुनाव जिस रोचक मोड़ पर पहुंच गया है, असल में ये योगी बनाम मोदी की लड़ाई है। छठवें चरण में जिस इलाके में चुनाव हुआ है वो योगी का आधार माना जाता है, योगी का गढ़ माना जाता है। और सातवें चरण में जो चुनाव होगा वो बनारस में होगा, वो मोदी का गढ़ है। नमस्कार, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं वेब अखबार लाइव। आज हम छठवें चरण के चुनाव की बात करेंगे। छठवां और सातवां चुनाव पूरे तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा था जहां जयंत चौधरी एक बड़ी ताकत बन के उभरे थे, और अब आप अगर छठवें और सातवें चरण में आएंगे तो यहाँ ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी सुभा सपा एक बड़ी ताकत के तौर पर हमको नजर आती है। कहा जा सकता है कि पहले दो चरण, पहला और दूसरे चरण में जो डोमिनेशन ओबीसी अगर कम्युनिटी में बात करें या ओबीसी जातियों में बात करें तो जो डोमिनेशन जाटों का था वही डोमिनेशन इन दो चरण में आके राजभर का हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 18 जिलों में राजभर जातियां प्रभावी ताकत रखती हैं। ये बलिया, बस्ती, गोरखपुर से लेकर ये पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, और यहाँ बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर इनकी संख्या 10% से लेकर 20% तक है विधानसभा इलाकों में। और इसीलिए ये बात होती है कि यहाँ पर पिछली बार जिस तरीके का गठजोड़ योगी आदित्यनाथ ने या बीजेपी ने इस इलाके में किया था, जिसे हम गृह मंत्री अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, वही सोशल इंजीनियरिंग इस बार कमोबेश हमें अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रही है। ये पहली बार हो रहा है कि अखिलेश यादव ने अपनी यादव डोमिनेशन वाली छवि को तोड़ने का काम किया है। वो दूसरी ओबीसी कम्युनिटी को भी साथ लेकर आए हैं और इसका निश्चित तौर पर उनको फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहले चरण से इस बात को माना जा रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए लड़ाई कठिन हो गई, और ये इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता है कि इस इलाके में जो भी जीतता है वो सरकार बनाता है। हम 2007 की बात करें, 2012 की बात करें, जब 111 सीटों में से, इन दो चरण की 111 सीटों में से 80 सीटें करीब बीजेपी समाजवादी पार्टी ने जीती थी, और बीजेपी ने 2017 में 100 सीटें जीत ली। इस तरह से हम देखते हैं कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पूरा समीकरण है और जिस तरीके की इस इलाके में वोटिंग होती है वो कहीं ना कहीं आपको सत्ता तक पहुंचाती है। अब हम बात कर यहाँ पर ये देखें, ये एक तरीके का जाति मकड़ जाल है। ये पूरा इलाका जो है ये जाति मकड़ जाल है, और इसीलिए आप जब बीजेपी की पूरे चुनावी रणनीति को अगर देखते हैं तो हर चरण में उनकी टैक्टिस आपको बदलती हुई नजर आती है। हम पहले चरण में अगर बात करें तो जाट और मुस्लिम कम्युनिटी के गठजोड़ की बात हुई। वहां बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों को मुद्दा बनाया। दूसरे चरण में जाके हिजाब मुद्दा बन गया और जिन्ना मुद्दा बन गया। उसके बाद फिर जब हम तीसरे चरण पे आते हैं, जो यादव डोमिनेशन के इलाके थे, वहां परिवारवाद और आतंकवाद मुद्दा बना। इस तरीके से जब अब हम इस पूरे के पूरे इलाके में आए हैं तो यहाँ बीजेपी एक तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, और दूसरा उसकी पूरी जो रणनीति है वो जातियों के इर्द गिर्द है। हम अगर कुर्मी कम्युनिटी की बात करें, हम निषादों की बात करें, तो निषाद का अपना दल, वो कुर्मियों का अपना दल, और निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है। लेकिन बीजेपी के गठबंधन में बिहार में सरकार में शामिल वीआईपी पार्टी बीजेपी की मुखालफत कर रही है उस चुनाव में। ये भी एक बड़ा मुद्दा है।
सवाल है अब निषाद कम्युनिटी कितनी इंटैक्ट होकर बीजेपी के साथ जाती है या वीआईपी पार्टी के का कुछ असर उसके ऊपर होगा, ये 10 तारीख को पता पड़ेगा। लेकिन राजनीति में बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो गुणा गणित के आधार पर होती हैं और परसेप्शन के आधार पर होती हैं। परसेप्शन बनाए जाते हैं और उसी के आधार पर वोट मूव करता है। अब अगर बात करें, ये आदित्यनाथ के लिए एक चुनौती का मामला है। हम अगर देखें छठे चरण में जहां गोरखपुर में चुनाव हो रहा है, 7वें चरण में बनारस में चुनाव हो रहा है, वाराणसी में चुनाव हो रहा है, पूरी टीम बीजेपी की पूरी टीम बनारस में इस समय ताकत लगा के बैठी हुई है। प्रधानमंत्री वहां डेरा डालने वाले हैं और ये एक तरीके की चुनौती है बीजेपी के लिए, बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि ये पिछले 2017 का चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा किया, उसके बाद से ही एक टकराहट की स्थिति पूरी बीजेपी की पॉलिटिक्स में देखने को मिली है। इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि अगर कुछ सीटें कम आती हैं या योगी के इलाके में अगर सीटें कम हो जाती हैं तो आप योगी की ताकत कम कर सकते हैं और उनकी जगह किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दूसरी तरफ योगी की भी वही रणनीति है, वो चाहते हैं कि उनके समर्थक ज्यादा से ज्यादा फिर जीत कर आए जिससे उनकी ताकत बनी रहे। तो हम छठवें चरण और 7वें चरण की मैं जिन जातिगत गठजोड़ की बात कर रहा था, तो यहाँ सबसे अधिक जो संख्या है वो दलितों की है। और इन 2 चरणों की जो 111 सीटें हैं, इनमें से अगर मैं इन चारों पार्टियों की बात करूं, बीजेपी की, सपा की, बसपा की और कांग्रेस की, तो 99 उम्मीदवार दलित और आदिवासी समुदाय से हैं। 78% ब्राह्मण है। ये इस पूरे इलाके की ये भी खासियत है कि यहाँ ब्राह्मण और ठाकुर जो सवर्ण मतदाता है वो भी बड़ी संख्या में और वो इंटैक्ट है, जिसकी राजनीतिक ताकत है। ये राजनीतिक ताकत ब्राह्मणों की हम बाकी इलाकों में चलते हैं, हमको वहां नजर नहीं आती है, लेकिन जैसे ही हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते हैं, यहाँ पर हमको ब्राह्मणों की ताकत, जो राजनीतिक ताकत है, वो हमको नजर आती है। और इसीलिए इस चरण में बड़ी संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवार इन राजनीतिक दलों ने उतारे हैं। यहाँ 78 उम्मीदवार जो हैं वो ब्राह्मण हैं, ठाकुर उम्मीदवार 59 है, मुस्लिम्स 44 हैं, कुर्मी 41, यादव 34। यहाँ पर कुछ इलाके अगर छठवें और 7वें दौर में अगर बात करें तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ यादव भी डोमिनेशन करते हैं। फिर उसके बाद बाकी राजभर की बात करें, राजभर कम्युनिटी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उनकी 13 सीटें हैं। मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ आए, वो भी एक फैक्टर है। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर बीजेपी के द्वारा किए गए अटैक का भी एक मामला है। एक बार हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा फिर उसके बाद मौर्य कम्युनिटी है, उनके भी 13 उम्मीदवार हैं। फिर बनिया है, कायस्थ हैं, इनके 11 हैं, भूमिहारों के 9 उम्मीदवार। इस तरीके से हम छठवें और 7वें चरण में देखते हैं तो बहुत सारे हमको उम्मीदवार हमको दिखते हैं जो जातिगत आधार पर यहाँ पर है। और ये ही पूरा इस इलाके का राजनीतिक गणित है। एक बार हम छठवें चरण में कितनी सीटें हैं, कौन कौन से जिले हैं, इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर। यूपी चुनाव के छठवें चरण के चुनाव में सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। छठे चरण में 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में कुल 676 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठवें चरण में प्रदेश के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करने का समय तय है। 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया व बलिया की विधानसभा सीटें शामिल हैं। अब तक प्रदेश की 57 जिलों की 292 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। छठवें चरण का मतदान आज हुआ और 7वें चरण का 7 मार्च को होगा, जबकि मतगणना 10 मार्च को होगी।
यूपी के रण में सबसे हॉट सीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सदर सीट है, जिस पर आज मतदान हुआ। सीएम योगी अब तक गोरखपुर से सांसद रहे हैं। गोरखपुर योगी की कर्मभूमि, राजनीतिक भूमि रही है। साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार में सीएम बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी को उनके गढ़ में समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला चुनौती दे रही हैं। कांग्रेस से चेतना पांडे और बीएसपी से ख्वाजा शमशुद्दीन चुनाव मैदान में हैं। ये सीट ब्राह्मण बहुल है, इस कारण ये चुनाव रोचक हो गया है। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे पड़रौना विधानसभा से 2009, 2012 व 2017 में 3 बार विधायक चुने गए थे। देवरिया सदर सीट से योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाने वाले शलभ मणि त्रिपाठी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनकी टक्कर सपा के अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू से है। पिंटू बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे हैं। देवरिया सीट की पत्थरदेवा सीट भी हॉट सीट है। यहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही चुनाव मैदान में हैं। यहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व मंत्री रहे ब्रह्म शंकर त्रिपाठी सूर्य प्रताप शाही को टक्कर दे रहे हैं। वेब अखबार की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश के 6वें चरण में योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। चुनौतियां उनके सामने बहुत सारी हैं। हालांकि ये अलग बात है, इस पूरे इलाके में जिस गोरखनाथ मठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, उसकी अपनी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। और इस पूरे इलाके में हम अगर बात करें इन आसपास के पूरे 8-10 जिलों में, तो यहाँ लोग मठ के नाम पर वोट देते हैं। कई सीटों पर आके जाति समीकरण धुंधला जाते हैं। लेकिन बीजेपी की जो विकास योजनाएं हैं वो भी इन इलाकों में बीजेपी को मदद करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो जातिगत समीकरण अखिलेश यादव ने इस बार खड़ा किया है वो बीजेपी के लिए चुनौती बनकर सामने आ रहा है। इस पूरे इलाके में क्या मुद्दे हैं, किस तरीके के समीकरण। दूसरी एक और जो बड़ा मामला है रोजगार का और आवारा पशु का, वो हम देख रहे हैं कि पहले चरण से शुरू होके और अभी तक के चरण में वो सामने आ रहा है। तीसरी एक और जो बड़ा महत्वपूर्ण बात है वो है आरक्षण का मुद्दा। बीजेपी ने जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दों पर छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, उसको लेकर भी दलित वर्ग में नाराजगी है। अब ये भी हो सकता है कि वो जहां बीएसपी को कमजोर देखें, वहां बीएसपी को छोड़कर बीजेपी घुराने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएं, या फिर समाजवादी पार्टी के ऊपर जो कानून व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की है, क्या उस स्थिति में वो बीजेपी को छोड़कर बीएसपी को छोड़कर बीजेपी की तरफ जाएंगे, ये भी एक आने वाले समय में हमको पता पड़ेगा। हम एक बार क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं, हम जरा इस पर एक बार बात कर लेते हैं। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निर्धारित रूट मार्ग से समाजवादी पार्टी का रोड शो हो रहा था, चुनावी रोड शो हो रहा था, जिसमें एक सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग लाठी, डंडा, हथियार और पत्थर के गिट्टी से व्यवस्थित होकर के सामूहिक रूप से हमला बोले, जिसमें मेरी गाड़ी भी बुरी तरह से टूट गई है। मेरे ड्राइवर का कान फट के थोड़ा उसका टुकड़ा निकल गया है। सैकड़ों गाड़ियां तोड़ दी गई हैं और साथ ही साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से दौड़ा के मारा है। चूंकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा था आज, इसलिए मेरी गाड़ी जिस गाड़ी में बैठा तो आगे निकल गई। मेरी जो परमानेंट गाड़ी है जिससे मैं चलता हूं, जिसका नंबर सबको मालूम है, उस नंबर पर इन लोगों ने हमला किया।
स्वामी प्रसाद पर हुआ हमला, बदलेगा फिजा। छठवें चरण के मतदान से 48 घंटे पहले फाजिलगंज में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ हमला। क्या चुनावी फिजा बदलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि छठवें और सातवें चरण के चुनाव में पूरा खेल जातीय गठजोड़ पर निर्भर है। पिछले चुनाव में यह गठजोड़ भाजपा के पक्ष में था। इस बार अखिलेश ने तमाम नेताओं को तोड़कर इसे अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। आने वाले दोनों चरण गैर यादव बाहुल्य ओबीसी पर निर्भर करते हैं। वे जिस तरफ जाएंगे वही सरकार बनाएगा। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला काफी मायने रखता है। दरअसल छठे चरण का मतदान जिन 57 विधानसभा सीटों पर होगा, वहां पिछले चुनाव में भाजपा का दबदबा था क्योंकि उसने 57 में से 46 सीटें जीती थीं, जबकि उसके सहयोगी अपना दल ने 1 सीट जीती थी। पिछले चुनाव में सुभासपा और अपना दल जैसे दल भाजपा गठबंधन में थे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भी सपा छोड़कर भाजपा के साथ चले गए थे। इस बार अपना दल 2 हिस्सों में बंट चुका है। सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपने साथियों के साथ सपा का दामन संभाले हुए हैं। भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल के अलावा निषाद पार्टी है। बाकी इस इलाके में योगी आदित्यनाथ का जादू और उनके अपने संगठन हिंदू वाहिनी का भाजपा को सहारा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार यहां भी मुद्दा है, साथ ही आवारा पशु। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र भी इस चुनाव में मुद्दा बन गए हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ये छात्र बड़ी संख्या में यूक्रेन जाते हैं। हालांकि भाजपा ने ऑपरेशन गंगा चलाकर गंगा के नाम का चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की है। छठे चरण में अनुसूचित जाति के लिए 11 सीटें आरक्षित हैं। इस चरण में भाजपा पूरी तरह से अपनी विकास योजनाओं के भरोसे है। इस चरण में जिन्ना और मुजफ्फरनगर दंगों की बात पूरी तरह बंद हो चुकी है। छठे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है, वहां कई सीटों पर ब्राह्मण मतदाता भी असर रखते हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे भाजपा से नाराज हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इसका पता 10 मार्च को चलेगा। वेब अखबार की रिपोर्ट। मैं अगर गोरखपुर सीट की बात करूं तो जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां 95,000 कायस्थ हैं जो सबसे ज्यादा हैं। 55,000 ब्राह्मण हैं, 50,000 मुसलमान हैं, 25,000 यादव हैं, 25,000 ही निषाद हैं और 20,000 दलित हैं। समाजवादी पार्टी ने यहां से शोभावती शुक्ला को टिकट दिया है, जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस पूरे चुनाव को ब्राह्मण वर्सेस योगी आदित्यनाथ किया जाए। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की जो नाराजगी योगी सरकार से रही, उसको भुनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है और ये एक ट्रेंड दिखाई भी दिया इस आज के मतदान के दौरान। अगर जातिगत समीकरण के आधार पर देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ आपको यहां कमजोर नजर आते हैं, लेकिन आप जब आस्था देखते हैं, वो आस्था जो मठ के साथ है, तो फिर आपको योगी आदित्यनाथ बहुत ताकतवर दिखाई देते हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में मठ की अपनी ताकत है और वही योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ताकत भी है। योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण इसलिए भी नाराज है कि उन्होंने 2002 में बीजेपी से खड़े हुए शिव प्रताप शुक्ला को चुनाव हरवाया और 2018 में बीजेपी ने जब गोरखपुर उपचुनाव में उपेंद्र दत्त शुक्ला को टिकट दिया तो वो भी चुनाव हारे। तो अब बीजेपी की अंदरूनी राजनीति एक तरफ है और ये जो समाजवादी पार्टी ने जो उनको घेरने की कोशिश की है, इस इलाके में राजभर भी, इस गोरखपुर जिले में राजभर भी एक प्रभावी ताकत रखते हैं, राजनीतिक ताकत। तो इस तरीके से जो उनको घेरने की जो अखिलेश यादव ने कोशिश की है, उससे योगी आदित्यनाथ की सीट भी फंसी हुई नजर आ रही है। अभी तक जिस तरीके से उन्हें क्लियर कट ये कहा जाता था वो चुनाव जीतने वाले हैं, वो स्थिति थोड़ी सी परेशानी वाली यहां पर नजर आ रही है आज का वोटिंग ट्रेंड देखते हुए। हालांकि मुख्यमंत्री को हराना किसी भी राजनीतिक दल के लिए मुश्किल होता है। इस छठवें चरण में एक और बड़ा
जो चेहरा है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो पिछली बार बीजेपी के साथ खड़े थे। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 में बीजेपी के साथ थे, तब बीजेपी की सरकार बनी। स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 में बीएसपी के साथ थे, तब बीएसपी की सरकार बनी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस इलाके में एक फैक्टर हैं और छठवें चरण के मतदान से 48 घंटे पहले जो उन पर हमला हुआ वो भी इस इलाके में एक चुनावी मुद्दा बना और उसका असर भी नजर आ रहा है। तो बीजेपी के सामने यह संकट है कि वो 48 सीटों को जो पिछली बार जो उसने जो जीती थी, एक बड़ी जीत हासिल की थी, उसको किस तरीके से बरकरार रखेगी। दूसरा, इस छठवें चरण की एक और खास बात यह है, हम अगर पहले चरण से लेकर 5वें चरण तक आते हैं तो हमको लगता है कि दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही, लेकिन इस छठवें चरण में हम देखते हैं कि जो विपक्ष जो रहा उसमें 5 सीटें बीएसपी ने जीती। और इसीलिए जब मैंने आपसे कहा था कि ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर दलितों की संख्या काफी प्रभावी है और वो दलित बीएसपी के साथ खड़ा हुआ है। अब ये कितना रहेगा, कितना टूटेगा, ये 10 तारीख को मालूम पड़ेगा, लेकिन बीएसपी भी यहाँ पर एक ताकत है और अगर ये ताकत वोटों तक पहुंचती है या अगर वोटों के बंटवारे में सफल होती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और अगर गैर जाटव दलित जो बीएसपी को छोड़कर बीजेपी की तरफ पिछले चुनाव में चले गए थे, अगर वो लौटकर अगर बीएसपी की तरफ जाते हैं, जैसा नजर भी आ रहा है वोटिंग ट्रेंड में, तो ये बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा है जो पिछले चुनाव में सामने आया एक बड़ी ताकत बनके, और इस चुनाव में फिर वो एक बड़ी ताकत है और वो है ओम प्रकाश राजभर का चेहरा। ओम प्रकाश राजभर सुबह सपा के नेता हैं। अखिलेश यादव ने इस पूरे इलाके में जिस तरीके का जो गठबंधन खड़ा किया है, जिसमें वो अपना दल की कृष्णा पटेल को अपने साथ ले आए, जनवादी पार्टी उनके साथ है, सुबह सपा उनके साथ है। तो गाजीपुर की जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर मैदान में है और ये सीट बड़ी रोचक है। ओम प्रकाश राजभर के सामने कालीचरण राजभर हैं जो बीएसपी से 2 बार विधायक रहे। ओम प्रकाश राजभर पिछली बार बीजेपी के साथ थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। कालीचरण राजभर जो उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो बीएसपी के विधायक थे, वो बीजेपी के साथ हैं। अब तीसरी एक उम्मीदवार है बीएसपी की, जिसने इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणी बना दिया। अब वो है सैयद सादाब फातिमा, जो सपा सरकार में 2017 में जब सपा की सरकार 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तो यहां से मंत्री बनी, विधायक भी थी। वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। वो बीच में शिवपाल यादव के साथ चली गई थी और आजकल वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। उनकी छवि बहुत अच्छी है। अब इस सीट पर आप अगर बात करते हैं तो 70,000 दलित हैं और 70,000 राजभर हैं और 28,000 मुसलमान हैं। अब अगर दलित बीएसपी के साथ जाता है और मुसलमान फातिमा की वजह से अगर बीएसपी की तरफ जाता है, तब फिर आपको राजभर ओम प्रकाश राजभर साहब की सीट फंसी हुई नजर आती है, क्योंकि 2 उम्मीदवार राजभर हैं, एक सत्ताधारी पार्टी से है और दूसरा वो व्यक्ति है जो जिसकी अपनी राजनीतिक ताकत है राजभर समाज के बीच में। अब अगर ये जो पूरा जो आज का जो वोट का सिनेरियो है या आज का जो वोट का ट्रेंड है, उसमें यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो कुल मिला के
ये जो आज का जो समीकरण है उसमें हम जिन जिन उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं या जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, जिसमें 8 से 10 जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, कई दूसरे नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है जो दूसरे दलों में है या जो जातिगत राजनीति के माहिर माने जाते हैं और जो अपनी मूल पार्टी छोड़कर जो सत्ता बनाने के लिए कोई सपा के साथ आया है या कोई बीजेपी के साथ गया है। ये जो पूरा जो सिनेरियो है या ये जो पूरा जो चक्रम है, इसका असल खुलासा 10 तारीख को होगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हमको यहाँ पर भी बीजेपी अपना पिछला जो स्तर है उसे पाती हुई नहीं नजर आ रही है। बीजेपी को इस चरण में भी घाटा नजर आ रहा है। अब कितना घाटा होगा ये 10 मार्च को जब मतगणना होगी तब पता पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।